हेलो एवरीवन। सो आज से हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का थर्ड चैप्टर दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और सेकंड है हमारा रेडिएशन। तो ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड सेकंड इज रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बात करेंगे जब गैसेस मोशन में होते हैं तो उनका नेचर क्या होता है और ये उसमें कुछ अजम्पशंस क्या होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है या उसका प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है किसी भी वॉल में। तो पूरे चैप्टर में हम लोग दो पार्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में, गैसेस के बारे में जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था गैसेस के बारे में? सबसे पहली बात, गैस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज। गैस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज, इसका मतलब गैस का अपना कोई या गैस मॉलिक्यूल्स का अपना कोई शेप एंड साइज नहीं होता। उसको हम जिस भी कंटेनर में या जिस भी ऑब्जेक्ट में फील कर देंगे वो उसका शेप ले ले। सेकंड क्या पढ़ा था हमने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स is very weak। क्या बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं कि if we consider two molecules of gases, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है? वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत क्या होता है? कमजोर होता है। इसलिए वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख सकते। और कैसे रहते हैं? पकड़ के नहीं रख सकते, इसलिए वो किस में रहते हैं? रैंडम मोशन में रहते हैं। तो यही एक रीजन है दैट बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन मतलब वो हमेशा यहाँ वहाँ क्या करते रहेंगे? भागते रहेंगे। और जरूरी नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्शन होगा मोशन का वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट की बात। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? हमारा थर्ड पॉइंट कहता है दैट गैस molecules are in random motion। कौन सा मोशन? रैंडम मोशन। अब हम रैंडम मोशन की बात करें, रैंडम मोशन मतलब द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन एनी डायरेक्शन, मतलब अगर हम बात करें, अगर मैंने कंटेनर कंसिडर किया, इफ आई हैव कंसिडर वन कंटेनर और इसके अंदर मैंने समझो मॉलिक्यूल पढ़ी, कौन से मॉलिक्यूल? गैस मॉलिक्यूल। तो जरूरी नहीं है जिस डायरेक्शन में पहला मॉलिक्यूल है उसी डायरेक्शन में सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन सेम नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड मॉलिक्यूल मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्थ मॉलिक्यूल मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिफ्थ मॉलिक्यूल मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सिक्स्थ मॉलिक्यूल मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना क्या होता है? डायरेक्शन होता है। हर एक मॉलिक्यूल का अपना डायरेक्शन होता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता। ये मॉलिक्यूल इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसको कहाँ जाना है। द फर्स्ट मॉलिक्यूल विल नेवर डिपेंड ऑन अनदर मॉलिक्यूल फॉर इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी का मतलब होता है रैंडम मोशन। तो क्या जाना हमें यहाँ पर कि यहाँ पर गैसियस में कोई भी मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता उसके मोशन के लिए, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन क्लियर। अब रैंडम मोशन की एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब भी गैस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होगा वो इट ट्रैवल्स इन
स्ट्रेट लाइन याद रखना है, स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब इसका मतलब क्या, चलो देखते हैं वापस से कंटेनर अध्ययन करो, क्या अध्ययन करो कंटेनर। अगर ये मॉलिक्यूल है, अगर ये गैस मॉलिक्यूल है तो ये कैसे भी मूव नहीं करेगा, ये कैसे भी मूव नहीं करेगा, ये कैसे भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको मूव करना है रैंडम मोशन में भी तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर इसका डायरेक्शन है मोशन का, मान लो इस तरफ है, तो ये इसी तरफ स्ट्रेट लाइन में क्या होते रहेगा, मूव होते रहेगा। मान लो अगर एक और दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर किया हमने और इसका डायरेक्शन ये है तो ये इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। अगर मैं थर्ड मॉलिक्यूल की बात करूँ उसका डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ये इसी डायरेक्शन में क्या होगा, कैसे ट्रैवल होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गैस के लिए, कि वो रैंडम मोशन में तो होते हैं, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का डायरेक्शन अलग है, हर एक मॉलिक्यूल का डायरेक्शन अलग है, हर एक मॉलिक्यूल का रहेगा स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा जिस तरफ उसका डायरेक्शन है, ठीक है। वो कैसे भी कर्व वगैरह में ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें हम लोग, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें, मान लीजिए एक मेरा मॉलिक्यूल है, इसका वेलोसिटी है v, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है v, क्या इसका वेलोसिटी v है। तो क्या हम इस v को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने मॉलिक्यूल कहाँ का, स्पेस में रखा है। अगर अपन ने जैसे हम लोग पहले करते थे, अगर मेरा कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इंक्लाइन है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इंक्लाइन है, तो हम इसे 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं। अब ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्पेस में है, स्पेस में मतलब उसके पास 3 डायमेंशन होंगे, ये क्या था, प्लेन में था, ये जो डायग्राम है वो किसमें है, प्लेन में, मतलब इसके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। पर जब मैं किसी मॉलिक्यूल को स्पेस में बात करूंगा, इफ आई से दैट द मॉलिक्यूल इज इन स्पेस, तो उसके पास 3 एक्सिस होंगे, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस यू को हम कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट में, एक होगा एक्स एक्सिस के अलावा, एक होगा वाई के अलावा और एक होगा जेड के अलावा, ठीक है। तो जो यू का कंपोनेंट या वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स के अलावा होगा उसको बोलेंगे हम यू एक्स, जो कंपोनेंट जेड के अलावा होगा उसको बोलेंगे यू जेड, जो कंपोनेंट वाई के अलावा होगा उसको बोलेंगे यू, ठीक है। तो अगर मैंने बोला दैट एनी गैस मॉलिक्यूल इज इन स्पेस विद वेलोसिटी u और वेलोसिटी v और वेलोसिटी w, उसे कंपोनेंट कैसे लिखेंगे अपन, ux uy एंड z। अगर मुझे इसका मुझे पता है u इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप, ये क्या होता है हमारा वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी u। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, व्हाट इफ वी वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, क्या करना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्या बन जाएगा, यू का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल इन रैंडम मोशन में अगर कोई रहेगा, अगर कोई गैस मॉलिक्यूल क्या रहेगा, रैंडम मोशन में रहेगा, तो इसकी जो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी की, यू एक्स यू वाई एंड यू जेड, ये तीनों कंपोनेंट क्या रहेंगे, एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। हम क्या अज्यूम करते हैं फॉर आइडियल गैस, अजम्पशन लिखता हूँ, क्या अजम्पशन किया हमने फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल क्या है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux uy and uz are equal, the component of velocity ux uy and uz are equal, ये क्या किया हमने, अज्यूम किया, ठीक है। अब इसको अज्यूम करने के बाद क्या बन जाएगा, क्या मैं uy और uz की जगह पे ux पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, क्या बन जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर, क्या किया मैंने, यू वाई और यू जेड की जगह मैंने यू एक्स पुट कर दिया।
अब क्या बचा देखो यहाँ पर बन गया 3u(x²), ये बन गया u²। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ u(x²) इज इक्वल टू u²/3। मतलब मैं किसी भी कंपोनेंट को उसके एक्चुअल वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं u(y²) को भी किस में लिख सकता हूँ, u²/3 में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ux और uy आर इक्वल। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, uz² मतलब z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 3, एक्चुअल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, गैस जब रैंडम मोशन में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट दिए गए सबको, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रेशर के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रेशर के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, प्रेशर ऑफ गैस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ gas molecules with wall of container। मतलब गैस का जो भी प्रेशर रहेगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल गैस के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से है। मान लो हमारे पास कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, वी हैव वन कंटेनर, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल भर दिए, ये जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, किससे कोलैड करने हैं, इससे कोलैड करने, क्या करना है, इससे कोलैड करने, इस पार्ट ऑफ ट्यूब को कोलैड करने वालों क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं। जैसे ही इसको मूव, ये इस पे कोलैड करेगा तो क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, ये मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा। ये मॉलिक्यूल अपना वेलोसिटी है, तो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी द मॉलिक्यूल इज इन मोशन। जैसे ही इसे कोलॉइड करेगा ये क्या लगाएगा, फोर्स। ये कहाँ पर, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया में फोर्स। तो whenever the molecule collide with the wall of the container, it applies the force on a given area or particular area। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, गिवन या पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ कहाँ पर, एक स्पेसिफिक एरिया में, इसी को तो हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, राइट। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो n नंबर ऑफ फोर्स क्या लगे कहाँ पर, n नंबर ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर पे। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लगे क्या मिलेगा हमें, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो हमेशा याद रखना है जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर है, गैस का जो भी प्रेशर है वो किसकी वजह से होता है, because of random motion of the molecule it will get colloid with, क्या करेंगे वो कोलॉइड करेंगे किससे, वॉल ऑफ कंटेनर से। तो क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे इन गिवन एरिया, और हमें पता है फोर्स अपन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट, क्या था, नेक्स्ट कंसेप्ट किसका कंसेप्ट, गैस का। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास इंटर, वो तो देख लिया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक, मतलब जीरो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए, क्या कौन सा वाला पॉइंट, वो कहलाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल when compared to volume occupied by gas। अब सबसे पहले आप इन दोनों वर्ड का मतलब समझो, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस का मतलब समझो। मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, क्या है मेरे पास 10 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे
क्या है मेरा 10 मॉलिक्यूल, इनको मैंने साथ में एकदम रख दिया, इनको मैंने क्या कर दिया साथ में रख दिया, एकदम कंबाइन करके बांध के रख दिया, क्या कर दिया मैंने इनको एक जगह पे एकदम बांध के रख दिया। तो अभी इसका मॉलिक्यूल, तो ये 10 मॉलिक्यूल का ये वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया 10 मॉलिक्यूल का एक वॉल्यूम हो गया, बराबर है। तो ये मैंने क्या किया 10 गैस मॉलिक्यूल थे और उनको क्या कर दिया एकदम टाइटली बांध के रख दिया, एक छोटा से साथ में क्या कर दिया उनको बांध के रख दिया, और यहाँ पर मुझे क्या मिल गया उसका एक्चुअल वॉल्यूम मिल गया किसका गैस वॉल्यूम का। वही अगर मैंने क्या लिया एक बड़ा सा कंटेनर लिया, क्या लिया एक बड़ा सा कंटेनर लिया और इसी 10 मॉलिक्यूल को इसमें छोड़ दिया। ये जो 10 मॉलिक्यूल पहले क्या किया था मैंने एकदम क्लोजली पैक किए थे, इनको उठा के क्या कर दिया मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। फिर मॉलिक्यूल क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे, मॉलिक्यूल क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे। हमें पता है मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या है गैस की, दैट इट एक्सपांड, गैस की टेंडेंसी क्या होती है इट एक्सपांड। तो जितना वॉल्यूम रहेगा उतना फैलेगा, जितना बड़ा एरिया देंगे हम इसको गैस को वो उतना ज़्यादा क्या होगा एक्सपांड होगा, बराबर। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। एक्चुअल में तो गैस को इतनी जगह चाहिए ना अच्छे से सेट होने के लिए, एक्चुअल में गैस को कितनी जगह चाहिए, इतनी ही जगह चाहिए सेट होने के लिए एकदम अच्छे से, और इसको कहते हैं हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, बराबर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि एरिया जो हमने इतना दिखाया था वो एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल में गैस की कितनी जगह चाहिए सेट होने के लिए इतनी ही, पर अगर हम उसको बड़े रूम में छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो बड़े रूम का है वो क्या कर लेगा वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो और उन दोनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो हम इसका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं इसके सामने निगलेक्ट कर सकते हैं। यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या कहलाता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है एवरी कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, एवरी कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर। इसको समझते हैं। मान लो मैंने ऑफिस से कंटेनर कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया मैंने कंटेनर कंसीडर किया, बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। अब ये मॉलिक्यूल की अपनी कुछ स्पीड होगी, मॉलिक्यूल क्या होगी अपनी स्पीड होगी, मैं बोलता हूँ उसकी वेलोसिटी भी है। बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मुझे पता है मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, उसकी वेलोसिटी है v, उसके बाद उसका है उसके पास है मोमेंटम p और काइनेटिक एनर्जी kT। बिफोर कोलिजन क्या क्या है इसके पास वेलोसिटी v, मोमेंटम p एंड काइनेटिक एनर्जी kT। अगर ये कोलॉइड करने के बाद भी कोलॉइड किया फिर ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स हो जाएगा तो आफ्टर में हम लोग क्या लेंगे आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भी इसका वेलोसिटी क्या रहेगा v रहेगा, मोमेंटम रहेगा p और काइनेटिक एनर्जी रहेगा ke। मतलब बिफोर कोलिजन वेलोसिटी सेम था, आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी वही रहेगा। अगर मैं बोलूं बिफोर कोलिजन वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड, वेयर माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। माइनस मतलब क्या पता चला मुझे कोलॉइड होकर अभी वापस रिवर्स आ रहा है, क्या आ रहा है रिवर्स आ रहा है। और हमें पता है अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ पॉजिटिव एक्स में, ये होता है हर वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसलिए देखो जब हम कोलिजन के लिए जा रहे थे तो वेलोसिटी को क्या लिया था पॉजिटिव, जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो हमें पता है ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसीलिए मैंने जब ये कोलॉइड के वापस आ रहे हैं तो वेलोसिटी का भी हमें नेगेटिव दी, ठीक है। याद क्या रखना है जब भी ऐसा कोई कोलिजन होगा, ऐसा कोई कोलिजन जिसमें ऑब्जेक्ट की ना वेलोसिटी चेंज हो रही है ना
मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, नो लॉस इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। जब ऐसा टाइप का कोलिजन होगा जिसमें ना ही मोमेंटम में लॉस होगा ना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये था इलास्टिक कोलिजन के बारे में। और हमारा आखिरी पॉइंट है इस पूरे गैस का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो एग्जांपल लेंगे। ये मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बराबर। दोनों का रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों का रखा है किस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें पता है मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हायर मास ऑफ ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन इज लेस देन मास ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पर देखो क्या दिया है, दोनों किस पे है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, T ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू T ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ना ही काइनेटिक एनर्जी ना ही मास पे डिपेंड करेगा गैस के, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और ना ही वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ना ही वो नेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही वो उसके मास पर डिपेंड करेगा, ना ही उसके वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। अगर दोनों गैस के टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंसिडर किया तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और एक ले लेता हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोनों का मास भी सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दोनों वो भी सेम रहेगा, प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को किसी वॉल से टकराऊं तो दोनों प्रेशर एक्सर्ट सेम करेंगे। बट यहाँ पर देखो उनका टेम्परेचर अलग है, मतलब T ऑफ हाइड्रोजन 1 इज नॉट इक्वल टू T ऑफ हाइड्रोजन 2, therefore काइनेटिक एनर्जी में क्या नहीं रहेगा, नॉट इक्वल, क्या नहीं रहेगा, नॉट इक्वल, ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, भले ही वॉल्यूम, प्रेशर और मास सेम है, पर अगर उनका टेम्परेचर अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट किसके बारे में, दिस ऑल टॉपिक वाज अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। किसके बारे में था ये, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, और हम 3 तरह की वेलोसिटी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मीन वेलोसिटी, फिर उसके बाद मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड आफ्टर दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे चैप्टर के लिए। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं आते तो आपको चैप्टर में बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगी, तो प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू कीजिए, एक बार लिखिए और 3 बार पढ़िए, ताकि ये पूरे अच्छे से पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाए। ठीक है।